Hey everyone, welcome back to Chemistrication. So now let's begin with more NCERT important questions of haloalkanes and haloarene. So next important question आता है 10.17, that is out of C6H5CH2Cl and C6H5CHCl C6H5 which is more easily hydrolyzed by aqueous KOH. तो हमें क्या गिवन है, यहाँ एक haloalkane गिवन है, haloarene गिवन है, राइट और इसे हमने क्या करा है, इसे हमने हाइड्रोलिसिस कराया है विद द एक्वस KOH, यानी कि यहाँ हुआ है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. एंड नाउ वी नो दैट कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं वो दो टाइप के मैकेनिज्म्स फॉलो करते हैं, that are SN1 and SN2. तो now the question over here is ये कौन सा mechanism follow कर रहे होंगे, because if we know the mechanism only then only we can write कि यहाँ पर reactivity कैसे होगा, right? तो हमें पता है जो SN1 रिएक्शंस होते हैं ये डिपेंड करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन पर. जितना स्टेबल कार्बोकटायन होगा उतना ही फास्ट SN1 रिएक्शन होगा. एंड वही जो SN2 रिएक्शंस होते हैं ये डिपेंड करते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस पर. द लेस अमाउंट ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस इज एंड द फास्टर इज द रिएक्शन. ओके, सो नाउ अब हम सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं. तो हमारे पास है C6H5CHCl, CH2Cl, और दूसरा है C6H5CHCl, C6H5. तो आप यहाँ देख सकते हो यहाँ क्या फ़र्क है. यहाँ पर जो हमारा मिथाइल है, जो हमारा अल्फा कार्बन है, उस पर एक जगह तो एक बेंजीन रिंग अटैच्ड है और दूसरी जगह पर दो बेंजीन रिंग अटैच्ड है, यानी कि बेंजाइलिक कार्बन है. ओके, अब बेंजाइलिक कार्बन हमें पता है जो कार्बोकटायंस होते हैं बहुत स्टेबल होते हैं बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस. सो दैट मीन्स ये दोनों जो है बहुत ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन फॉर्मेशन करेंगे. लेकिन आउट ऑफ द टू अगर हम बात करें SN1 मैकेनिज्म की, जो कि कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करते हैं, तो उनमें हम कहेंगे ये जो सेकंड पार्ट है ये ज़्यादा स्टेबल होगा बिकॉज यहाँ दो बेंजीन रिंग हैं. तो यानी कि होगा कि व्हेनेवर यू फॉर्म द कार्बोकटायन तो इट वुड बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस इन द टू बेंजीन रिंग्स. Okay, so that is the reason we will say that it will be more easily hydrolyzed by the aqueous KOH, since it depends upon stability of carbocation hence C6H5CHCl C6H5 is more stable due to the presence of टू बेंजीन रिंग्स. ठीक है, दो बेंजीन रिंग प्रेजेंट है इसलिए ही ये ज़्यादा स्टेबल होगा. लेकिन अगर यहाँ SN2 मैकेनिज्म हमें फॉलो करना होता देन द सिनेरियो विल बी डिफरेंट, बिकॉज बेंजीन रिंग एक बल्की ग्रुप होता है एंड एज द बल्कीनेस इंक्रीजेस स्टेरिक हिंड्रेंस जो होगा वो इंक्रीज होगा. यानी जो बैक साइड से हमारा हैलो अल्केन एंटर करना चाह रहा था वो इजीली एंटर नहीं कर पाएगा, राइट. दैट मीन्स इट विल रिड्यूस द रिएक्टिविटी. So now we will say कि if we are following the SN2 mechanism, then C6H5CH2Cl is more stable and will effect more easily hydrolyzed. Okay, now let's write the answer according to SN2 mechanism. तो हम कहेंगे since it depends upon
steric hindrance, hence C6H5CH2Cl is more easily hydrolyzed. Is more easily hydrolyzed as benzene ring is a bulky group. वो एक बल्कि ग्रुप है, तो अगर आप दो ग्रुप लगाते हो तो हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा. ओके, सो गाइज दिस इज द आंसर. नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. So guys, let's begin with the next question. 10.18, para-dichlorobenzene has a higher melting point than those of ortho and meta isomers. Discuss. So guys, हमें क्या करना है, डाइक्लोरोबेंजीन बनाना है जिसके 3 हमें आइसोमर गिवन है, दैट इज ऑर्थो, मेटा एंड पैरा. तो ये आपको ऑर्थो आइसोमर है, देन दिस वन इज मेटा, and lastly this one is para. ओके, तो अब कहा हमसे ये गया है कि इन तीनों में जो मेल्टिंग पॉइंट है वो पैरा आइसोमर का हायर होता है एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर. अब आप समझिए, सबसे पहले हम मेल्टिंग पॉइंट को समझते हैं. तो हमारे को पता है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पर. ओके, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर. अब जो हमारे पास हैलो अल्केन्स, हैलो एल्केन्स एंड हैलो अरीन्स होते हैं, so our next question is 10.18. Para-dichlorobenzene has higher melting point than those of ortho and meta isomers. Discuss. तो हमें क्या करना है, डाइक्लोरोबेंजीन बनाना है और उसके 3 आइसोमर्स भी हमें बनाने होंगे, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा. सो दिस वन इज द ऑर्थो आइसोमर, जिसमें हमने क्या करा, ये हमारा रेफरेंस ग्रुप है और ऑर्थो पोजीशन पर दूसरा क्लोरीन लगा दिया. दूसरा है हमारा मेटा आइसोमर, जो जिसमें हम क्या करेंगे, बेंजीन पर मेटा पोजीशन पर सेकेंड क्लोरीन लगा देंगे. एंड थर्ड वन इज आर पैरा आइसोमर हैविंग क्लोरीन ऑन द पैरा पोजीशन. नाउ इट इज सेट कि यहाँ पर जो पैरा आइसोमर है यानी कि ये है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये ऑर्थो और मेटा आइसोमर से ज़्यादा है. वाई? तो इसका रीज़न क्या होता है, इसको हम सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट को समझते हैं, फिर हम रीज़न एक्सप्लेन करेंगे. तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है यानी कि क्या करा है, हमने एक सॉलिड कंपाउंड लिया है एंड वी आर ट्राइंग टू मेल्ट इट अप, यानी वी आर कन्वर्टिंग इट इनटू द लिक्विड. Okay, and how can we do that? We can provide energy in the terms of heat, temperature, etc. और उससे क्या होगा, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स वो वीकन हो जाएंगी, वो कम होती जाएंगी. एंड एज इट स्टार्ट वीकनिंग, तो उससे क्या होगा, जो बॉन्ड है वो बीच में, जो बॉन्ड, जो दो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा एंड हेंस दे विल स्टार्ट मेल्टिंग. ओके, सो यानी कि मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं, अगर हम बात करें हैलो अरीन की, तो इनके अंदर कौन सा टाइप का अट्रैक्शन है यहाँ पे, बिकॉज क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो यहाँ एक पोलराइजेशन होता है एंड देयर विल बी डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन. ओके, नाउ अब हम बात करें पैरा ऑर्थो, मेटा एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन्स की, तो इनमें तीनों के अंदर अट्रैक्शन जो है वो सेम है, लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट द लैटिस दे आर फॉर्मिंग, तो हम कहेंगे कि जो पैरा क्लोरोबेंजीन होता है वो एक स्ट्रॉन्गर लैटिस फॉर्मेशन करता है. एंड द रीजन बीइंग दैट बिकॉज ये क्या है, बहुत सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है
as compared to ortho and beta isomers, and that is the reason why we are saying कि इसका melting point ज़्यादा है, क्योंकि जो symmetrical molecule होने की वजह से एक stronger lattice formation करेगा, and if the lattice is strong यानी कि intermolecular force of attraction high है, and if they are high तो melting point will also be high. Okay, so now let's write the answer. As we know that para isomer is more symmetrical as compared to ortho and meta isomers. This means that in a crystal lattice, molecules of the para isomer are closely packed as compared to ortho and meta isomers. As a result, it has higher melting point. Okay, so guys, this is the answer. Okay, now let's take the next question. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये अगेन एंड अगेन काफ़ी बारी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, एंड ऑल्सो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन भी है, बिकॉज हमें यहाँ पर पहले इस टर्म को अच्छे से समझना होगा, देन वी कैन ओनली आंसर द क्वेश्चन. ओके, so this is very important. The question number 20, that is the treatment of alkyl halide or simply chlorides with aqueous KOH leads to the formation of alcohol, but in the presence of alcoholic KOH, alkenes are the major product. हमने क्या देखा था, हम जब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हैलो अल्केन का, तो उसमें हम देखते हैं कि जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं उन्हें हम अगर एक्वस KOH से रिएक्शन करवाते हैं, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हमने दो तरीके से करवाई थी. एक बार हमने एक्वस KOH लिया था और एक बार हमने अल्कोहलिक KOH लिया था. Whenever we take the aqueous KOH तो हमें मिला था मेजर प्रोडक्ट एज अल्कोहल. ठीक है, वहीं अगर हमने अल्कोहलिक KOH लिया तो हमें अल्कीन मिला. तो नाउ द क्वेश्चन ओवर हियर इज, ऐसा क्यों होता है, व्हाई द प्रोडक्ट चेंजेस. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसे एक्सप्लेन करना है. तो एक बार पहले समझते हैं एक्वस KOH और अल्कोहलिक KOH को. एक्वस KOH यानी वाटर के अंदर हमने KOH को मिक्स किया है, जो कि क्या होगा, बिकॉज KOH एक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये जाकर के ब्रेक हो जाएगा इनटू K प्लस एंड OH नेगेटिव, यानी ये कम्प्लीटली आयनाइज होता है OH नेगेटिव में. वहीं अगर हम बात करते हैं अल्कोहलिक KOH की, सो लेट्स सपोज हमने कोई भी अल्कोहल यहाँ पर लिया था, जैसे कि CH3OH
प्लस KOH, ये हमने सोल्यूशन लिया था, ये अल्कोहल है जिसके अंदर हमने KOH को मिक्स करा है। तो अब हम आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, यहाँ हमें अल्कोक्साइड आयन मिलेगा, दैट इज CH3CO नेगेटिव, CH3O नेगेटिव प्लस H प्लस प्लस K प्लस प्लस OH माइनस। तो अब यहाँ देख सकते हो यहाँ फ़र्क क्या आया है, तो यहाँ पर जब आपने, बिकॉज पहले हमारे पास एक्वस KOH था यानी वाटर एंड KOH, राइट। तो जैसे ही आप उसे वाटर के अंदर KOH डालेंगे तो दोनों आयनाइज हो जाएंगे, तो यू विल गेट द K पॉजिटिव आयन अलॉन्ग विद द हाइड्रोजन आयन और OH नेगेटिव आयन आपको मिल जाएगा। लेकिन जब आपने अल्कोहल के अंदर KOH को डिसॉल्व कराया है तो यू गेट द अल्कोक्साइड आयन अलोंग विद द हाइड्रोक्साइड आयन, हमें दो टाइप के आयन्स मिले हैं। ओके, नाउ हम कहते हैं कि जो बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है वो वीकर बेस होता है, और जो वीक न्यूक्लियोफाइल होता है वो ज़्यादा अच्छा बेस होता है। तो हमें पता है जो OH नेगेटिव आयन है ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, and if it is a good nucleophile तो it will be a weaker base, ठीक है, ये weaker base की तरह एक्ट करता है और एक अच्छे न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, and that is the reason why it will undergo nucleophilic substitution reactions। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं सेकेंड रिएक्शन की जहाँ अल्कोहलिक KOH है, तो यहाँ पर एक अल्कोक्साइड आयन है और एक हाइड्रोक्साइड आयन है। जो अल्कोक्साइड आयन होता है यानी कि हमारे पास जो CH3O नेगेटिव है ये अच्छा बेस है, गुड बेस है एंड वीक न्यूक्लियोफाइल है, एंड प्रेजेंस ऑफ दिस बेस ये क्या करेगा, ये एलिमिनेशन को सपोर्ट करेगा, राइट। इट विल ट्राई टू एलिमिनेट द हाइड्रोजन फ्रॉम द कंपाउंड। सो दैट इज द रीजन व्हाई वी विल से दैट कि जो अल्कोहलिक KOH होते हैं वो अल्कीन मेजर प्रोडक्ट देते हैं, एंड वही एक्वस KOH होते हैं वो अल्कोहल्स एज अ मेजर प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स राइट द आंसर। In aqueous medium, KOH completely ionizes, KOH completely ionizes into OH negative ions यानी hydroxide ions। Okay, since they are strong nucleophiles, since they are strong nucleophiles, that's why will support, will bring about, will bring nucleophilic substitution reaction। ठीक है, ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैरी आउट करवाएगा। ठीक है, एंड ये क्या नहीं कर सकता, ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकता यानी हाइड्रोजन को निकाल नहीं सकता। लेकिन वही बात करें अगर हम अल्कोहलिक KOH की, इन अल्कोहलिक KOH the solution will contain an alkoxide ion, एक अल्कोक्साइड आयन है, alkoxide ion along with hydroxide ion, along with hydroxide ion, they are
a stronger base than OH नेगेटिव आयन. जो हमारे अल्कोक्साइड आयन है वो अच्छे बेस है एज कंपेयर टू द अल्कोक्साइड हाइड्रोक्साइड आयन, and will be able to abstract H plus ion from beta carbon to give alkene. ओके, सो गाइज दिस इज द आंसर. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10.21. दिस इज नॉट अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन ये 2-3 बार हमारे लास्ट 15 ईयर्स में पूछा जा चुका है. ओके, सो गाइज नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन. व्हाट हैपेंस व्हेन इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद aqueous KOH. अब हमें गिवन क्या है, aqueous KOH, और हम अभी पढ़ के हुए भी आए हैं कि जो aqueous KOH होता है ये सब्स्टिट्यूशन करवाता है. ओके, तो हमें गिवन है इथाइल क्लोराइड यानी C2H5Cl, और इसे हमने रिएक्शन करवाया है विद द aqueous KOH. अब जो C2H5Cl है यानी कि CH3CH एंड Cl, तो आप देख सकते हो ये क्या है, एक 1 डिग्री कार्बोकटायन फॉर्मेशन करेगा, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है. एंड इफ इट इज रिएक्टिंग विद द aqueous KOH, तो ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा, इट विल फॉलो SN2 मैकेनिज्म. फॉलो SN2 मैकेनिज्म, यानी यहाँ क्या होगा, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा. गाइस दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू राइट कि कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है अगर हमें पता है तो, बिकॉज इससे क्या होगा, हमारा जो प्रेजेंटेशन होता है वो थोड़ा स्ट्रॉन्गर हो जाता है. राइट, तो हम ये लिखेंगे. अब होगा क्या, यहाँ पर हमें पता है SN2 मैकेनिज्म फॉलो होना है, यानी बैक साइड से अटैक होगा. राइट, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग होना क्या है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होना है, यानी क्लोरीन जो है वो हट जाएगा और अल्कोहल विल बी फॉर्म. सो द फाइनल प्रोडक्ट विल बी CH3CH2OH. Okay, so this is the final product, and what will you write, what happens when, so you will be saying whenever ethyl chloride is treated with aqueous KOH, it follows the SN2 mechanism to form a ethanol. Okay, so this will be the answer. Now let's take the next part. So in the next part is methyl chloride is treated with KCN. अब KCN को सुनते ही हमें एक बात याद आ गई कि जो KCN होता है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का न्यूक्लियोफाइल होता है. हमें गिवन है methyl chloride और उसे हम रिएक्ट करवा रहे हैं विद द KCN. हमें पता है जो KCN है वो डिसोसिएट होगा इनटू K प्लस एंड CN माइनस. ये जो साइनाइड आयन है इसे हम एम्बीडियंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं. तो हम यहाँ ये मेंशन करेंगे कि इट इज़ एन सिंस जो साइनाइड आयन है ये एक एम्बीडियंट न्यूक्लियोफाइल है, जिसमें हम कहते थे KCN होगा तो साइनाइड बनता है और AgCN होगा तो आइसोसाइनाइड इज फॉर्म्ड. ओके, तो हम यहाँ पर कहेंगे बिकॉज यहाँ KCN है तो ये साइनाइड बनाएगा, यानी कि क्लोरीन विल बी रिप्लेस्ड बाय द CN सिंपली. ओके, and आप क्या लिखेंगे, इथेन नाइट्राइल इज फॉर्म्ड. ओके, एंड वाइल राइटिंग द एक्सप्लेनेशन यू विल मेंशन दैट कि जो KCN है ये कैसा है न्यूक्लियोफाइल है, ये है एम्बीडियंट न्यूक्लियोफाइल. So guys, these are the some important question of NCERT haloalkanes and haloarenes chapter. Now in the next videos we will discuss some important question from NCERT exemplar. This is a very important book guys, क्योंकि इसका जो level होता है वो NCERT से थोड़ा tough हो जाता है, तो हमें उस पर थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा.
first thing. And also, if you like this video, to give the thumbs up, and if you don't like this video, then give the thumbs down, and also give the suggestions you have in the comment section. And also, if you have some doubts, then you can ask in the comment section. Thank you.